रमजान का महीना करीब आते ही हम माहिरीन ज़ियाबीतीस के क्लिनिक्स में एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि क्या रोजे की हालत में सेमाग्लूटाइड या टर्ज़पेटाइड जैसे नई GLP-1 इंजेक्शंस का इस्तेमाल वाकई महफूज है। सबसे पहले तो मैं ये वाजे कर दूं कि फ़िक़ही एतबार से ये मामला बिल्कुल हलशुदा है। इस्लाम की वे और लजना दायमा जैसे मुस्तनद इदारों के फतवों के मुताबिक ये गैर ग़िज़ाई इंजेक्शंस जो जिल के नीचे या फट्टों में लगाए जाते हैं उनसे रोजा हरगिज नहीं टूटता। बिल्कुल दुरुस्त। एक मौलिज के तौर पर हमारा असल तिब्बी सवाल कुछ और है। जैसा कि मारूफ माहिर ज़ियाबितिस डॉक्टर मोहम्मद इरफान साफ़ी अक्सर अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस और अपनी वेबसाइट diabeteswala.pk पर भी हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि हमें मरीज की मेटाबॉलिक सेहत को हर हाल में मुस्तहकम रखना है, और हमारी आज की बहस का बुनियादी इख्तिलाफ भी इसी नुक्ते पर है। मेरा वाज़े मौक़िफ़ ये है कि इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन यानी IDF डार की गाइडलाइंस के मुताबिक रमजान में महफूज रहने का वाहिद मुस्तनद तरीका ये है कि मरीज को पहले से ही एक तयशुदा मेयारी खुराक या स्टैंडर्ड डोज पर मुस्तहकम कर दिया जाए। अच्छा, आपने गाइडलाइंस का हवाला बिल्कुल दुरुस्त दिया, लेकिन मैं इस मामले को क्लिनिक में आने वाले एक आम मरीज की नजर से देखता हूँ। मेरा मौक़िफ़ ये है कि गाइडलाइंस एक आइडियल सूरत हाल के लिए होती हैं, जबकि हकीकत में इंसानी जिस्म बहुत सेंसिटिव होता है। खासतौर पर वो सेंसिटिव मरीज जिन्हें इन अद्वियात से शदीद मेदे के मसाइल होते हैं, मतलब मतली, उल्टी या डायरिया, उनके लिए रोजे के महदूद औकात में स्टैंडर्ड डोज पर रहना एक इंतहाई खतरनाक खेल बन सकता है। खतरनाक किस लिहाज से? देखें, पानी की शदीद कमी और गुर्दों के आरिज़े, जिसे हम एक्यूट किडनी इंजरी या AKI कहते हैं, इससे बचने के लिए ऑफ लेबल माइक्रोडोजिंग यानी दवा के मिकदार को इंतहाई कम कर देना एक ज्यादा हकीकत पसंद, अमली और महफूज मुतबादिल है। मैं आपकी इस अमली तशवीश को समझती हूँ, लेकिन हमें ये देखना होगा कि हम किस कीमत पर ये माइक्रो डोजिंग कर रहे हैं। जरा इसके तिब्बी मैकेनिज्म को समझें। एक तिब्बी माहिर के तौर पर हमारा काम शवाहिद पर मबनी फैसला करना है। IDF डॉग की हिदायत बड़ी वाज़ेह हैं कि रमजान से कम 2 से 4 हफ्ते कबल एक स्टेबल डोज का तयन इंतहाई जरूरी है। जी वो तो है, लेकिन जब एक मरीज महीनों से एक खास खुराक ले रहा है तो उसका जिस्म, उसका लबलबा और उसका मेटाबॉलिज्म उस खुराक का आदी हो चुका होता है। उसका HbA1c कंट्रोल में आ रहा होता है। अगर आप रमजान के दौरान अचानक उस खुराक को कम करके माइक्रोडोजिंग की तरफ चले जाएंगे, जिसकी दर हकीकत कोई बाकायदा साइंसी मंजूरी नहीं है, तो आप उस सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। मेहनत पर पानी तो तब फिरेगा ना जब मरीज की तबीयत इस कदर खराब हो जाए कि उसे रोजा ही तोड़ना पड़े। बिल्कुल, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि मुज़िर असरात से बचने के लिए दवा की मिकदार कम करना जरूरी नहीं है, बल्कि हमें अपनी हिकमत अमली बदलना जरूरी है। मिसाल के तौर पर इफ्तार के फौरन बाद इंजेक्शन लगाने और सहरी तक के दरमियानी वक्त में 2 से 3 लीटर पानी पीने की रूटीन बनाई जाए। 2 से 3 लीटर? जी हाँ, अगर मरीज इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ मुनासिब पानी पिए और इफ्तार के 1 या 2 घंटे बाद इंजेक्शन लगाए जब मैदे में कुछ खाना मौजूद हो, तो ये खाना एक बफर का काम करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे खाली पेट तेज कॉफी पीने से तेजाबियत होती है, लेकिन कुछ खाने के बाद पीने से नहीं होती। इस सादा सी तब्दीली से मतली और कै को बआसानी कंट्रोल किया जा सकता है और हमें दवा की अफादियत पर कोई समझौता भी नहीं करना पड़ता। आपकी ये बफर्ड वाली मसाल और हाइड्रेशन की तजवीज़ सुनने में तो बहुत मंतकी लगती है, लेकिन क्लिनिकल हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। आप जिस आइडियल दुनिया की बात कर रही हैं, जहां एक मरीज अफ्तार और सहरी के दरमियान आसानी से 3 लीटर पानी पी लेता है, वो हकीकत से कोसों दूर है, खुसूसन जब हम GLP-1 अद्वियात और खासतौर पर टर्ज़पेटाइड की बात करते हैं। क्यों? मरीज थोड़ा थोड़ा करके तो पी सकता है ना। मसला ये है कि ये दवाएं मैदे के काम करने की रफ्तार को इंतहाई स्लो कर देती हैं, जिसे हम डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग कहते हैं। मरीज जब अफ्तार में थोड़ा सा भी खा लेता है तो उसका पेट घंटों तक फूला रहता है। ऐसे में उसके लिए 3 लीटर पानी पीना जिस्मानी तौर पर नामुमकिन हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि ये बिल्कुल आसान है, लेकिन ये काबिल अमल जरूर है अगर मरीज की दुरुस्त काउंसलिंग की जाए। देखें, मसला सिर्फ काउंसलिंग का नहीं है, ये फिजियोलॉजी का मसला है। जरा तसव्वुर करें, एक मरीज जो रोजादार है, उसने बमुश्किल इफ्तार किया, दवाई ली और उसे शदीद उल्टी हो गई। अब अगले 14-15 घंटे के रोजे में वो पानी का एक कतरा भी नहीं पी सकता। ये पानी की कमी कोई आम सी प्यास नहीं है। जब जिस्म में पानी कम होता है तो गुर्दों को खून की फराहमी कम हो जाती है और गुर्दे के फिल्टर्स एक सूखे हुए स्पंज की तरह काम करना छोड़ देते हैं। इसे ही हम AKI कहते हैं। अद्वियात को मुकम्मल तौर पर रोक देने से मरीज का ब्लड शुगर अचानक शूट कर सकता है, इसलिए माइक्रोडोजिंग एक बेहतरीन दरमियानी रास्ता है। तो आपके नजदीक कितनी डोज होनी चाहिए? मिसाल के तौर पर सेमीग्लूटाइड की 0.05 मिलीग्राम जैसी इंतहाई कम मिकदार देने से दवा जिस्म में मौजूद भी रहती है, शुगर लेवल को भी सहारा देती है और मरीज को शदीद मेदे के मसाइल से बचाकर गुर्दों को तबाह होने से महफूज रखती है। आपकी बात में वजन जरूर है, आपने गुर्दों के खतरे की बड़ी जानदार तस्वीर कशी की है, लेकिन क्या हम महज मफरूजों और डर की बुनियाद पर क्लिनिकल गाइडलाइंस को नजरअंदाज कर सकते हैं? आइए असली आदाद शुमार की बात करते हैं। हमारे पास बांग्लादेश में टाइप 2 ज़ियाबतीस के मरीजों पर की गई एक बहुत अहम रियल वर्ल्ड स्टडी मौजूद है। वो बांग्लादेश वाली रिसर्च? जी बिल्कुल। बांग्लादेश का कल्चर और उनके रोजे के औकात हमारे खित्ते से बहुत मिलते जुलते हैं। इस तहकीक में उन मरीजों का जायजा लिया गया जिन्होंने रमजान के दौरान टर्ज़पेटाइड का मामूल का इस्तेमाल यानी स्टैंडर्ड डोज जारी रखी। और उनमें साइड इफेक्ट्स का क्या तनासुब रहा? हैरानकुन तौर पर बहुत कम। नताइज ने साबित किया कि उन मरीजों के ब्लड प्रेशर, उनके वजन और उनके HbA1c में वाज़े बेहतरी आई। और सबसे अहम बात जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि रोजे की हालत में हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर गिरने का खतरा बिल्कुल ना होने के बराबर रहा। मरीजों ने स्टैंडर्ड डोज को बखूबी बर्दाश्त किया। अच्छा, ये शवाहिद साबित करते हैं कि रमजान के दौरान मामूल की मुस्तहकम खुराक तिब्बी लिहाज से बेहतरीन है। अगर आप महज चंद मरीजों की हसासियत के खौफ से सब की खुराक कम करके माइक्रो डोजिंग पर ले आएंगे तो आप इन ठोस क्लिनिकल फवाइद को जाया कर रहे हैं। मरीज का वजन दोबारा बाउंस बैक कर सकता है, शुगर बेकाबू हो सकती है। हम एक वक्ती अलामत से बचने के लिए मरीज की तवील मुद्दती सेहत को दाव पर लगा रहे हैं। देखें, मैं बांग्लादेश की इस तहकीक की अहमियत से इनकार नहीं कर रहा,
आदाद शुमार वाकई उम्मीद अफजा हैं, लेकिन आपको एक मुहक्किक की नज़र से इस स्टडी का सिलेक्शन बायस भी देखना होगा। सिलेक्शन बाइस? जी हाँ, क्लिनिकल ट्रायल्स या ऐसी तहकीकात में उमूमन उन्हीं मरीजों को शामिल किया जाता है या वही मरीज उसे कामयाबी से मुकम्मल कर पाते हैं जो पहले से ही दवा को अच्छी तरह बर्दाश्त कर रहे होते हैं। उनका क्या, जो बुनियादी तौर पर जीआई सेंसिटिव हैं, जिनका मैदा पहले दिन से ही इस दवा पर शदीद रद्द अमल दे रहा है। ऐसे मरीजों के लिए तो फिर ये दवा सिरे से ही मुनासिब नहीं है ना, रोजे तो बात की बात है। बिल्कुल, लेकिन बहुत से मरीज वक्त के साथ दवा को बर्दाश्त करने लगते हैं, मगर रोजे की हालत एक मुख्तलिफ किस्म का चैलेंज है। अगर एक सेंसिटिव मरीज दवाई की वजह से उल्टियां कर रहा है और आप अंधेपन से इस बात पर इसरार करें कि नहीं, गाइडलाइंस कहती हैं कि पूरी खुराक ही लेनी है, तो ये एक गैर महफूज तिब्बी रवैया है। हम मरीज का ब्लड शुगर कंट्रोल करने के चक्कर में उसके गुर्दे फेल नहीं करवा सकते। तो आपका हल सिर्फ माइक्रोडोजिंग है? जी, क्योंकि रमजान का महीना जिस्म के लिए एक जबरदस्त मेटाबॉलिक शिफ्ट लाता है और समझदारी इसी में है कि दवा की मिकदार को उस चैलेंज के मुताबिक ढाल लिया जाए। ठीक है, अगर हम इस बात को मान भी लें कि कुछ मरीज बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो भी क्या माइक्रोडोजिंग वाकई इसका वाहिद हल है? अगर हम दो मुख्तलिफ अद्वियात यानी सेमीग्लूटाइड और टर्जीपाटाइड का तकाबुली जायजा लें तो यहाँ माइक्रोडोजिंग के नुकसानात बिल्कुल अयां हो जाते हैं। और यहाँ मैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान साफी का हवाला दोबारा देना चाहूंगी। जी फरमाइए। उनके तजुर्बात जो डायबिटीज वाला पीके पर भी तफसीलन मौजूद हैं, वो जाहिर करते हैं कि इनफरादी तशखीस के बगैर दवा की मिकदार से छेड़छाड़ कितनी नुकसानदेह हो सकती है। आप जिस माइक्रोडोजिंग की वकालत कर रहे हैं, जरा बताएं वो तवील मुद्दती नताइज में कितनी मौसर है। टर्जीपाटाइड के मशहूर सरामाउंट ट्रायल्स का डेटा उठाकर देख लें। मेयारी खुराक के साथ ये दवा जिस्मानी वजन का 25% तक कम करने की बेमिसाल सलाहियत रखती है। बिल्कुल रखती है। तो जब आप दवा को एक चौथाई या उससे भी कम मिकदार पर ले आते हैं तो आप वजन कम करने की इस जबरदस्त सलाहियत को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देते हैं। लेकिन देखें, हम ये माइक्रोडोजिंग मुस्तकिल तो नहीं कर रहे ना, ये सिर्फ रमजान के इस मखसूल दौरानिये के लिए है। मगर इस एक महीने की तब्दीली से जिस्म का पूरा तवाज़ुन बिगड़ता है। और एक और पहलू देखें, 2025 के एक जदीद मेटा एनालिसिस से साबित हुआ है कि सेमीग्लूटाइड के मुसलसल इस्तेमाल से पित्ते के अमराज, खास तौर पर पित्ते में पथरी बनने का खतरा बढ़ जाता है। होता यह है कि जब वजन कम होता है तो पित्ते को खाली होने के लिए जिस चर्बी की जरूरत होती है वो नहीं मिलती और वहां पथरी बनने लगती है। गॉल ब्लैडर इवेंट्स। जी, दूसरी जानिब टोर्जेपिटाइड में पित्ते का कोई नुमाया खतरा नहीं पाया गया। अब अगर आप सेमीग्लूटाइड की माइक्रोडोजिंग करवा रहे हैं तो वजन तो शायद बराए नाम ही कम हो, लेकिन पित्ते में पथरी बनने का खतरा बहरहाल मंडलाता रहता है। तो आप मुझे बताएं, महज मतली से बचने के लिए मरीज को पित्ते की सर्जरी के खतरे में धकेलना कहाँ की दानिशमंदी है? यहीं पर तो असल पेचीदगी है। आपने 2025 के मेटा एनालिसिस का जिक्र किया तो मैं इसी तहकीक का एक दूसरा और ज्यादा तशवीशनाक पहलू आपके सामने रखता हूं। अगर हम आदाद शुमार को जरा आसान अल्फाज में समझें तो उसी रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि टर्जीपाटाइड इस्तेमाल करने वालों में मेदे के शदीद मसाइल पैदा होने का रिलेटिव रिस्क तकरीबन 2.94 है। जी, वो इसलिए कि जबकि सेमीग्लूटाइड के लिए ये रिस्क 1.68 है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि टर्जीपाटाइड से मतली, उल्टी और मेदे के दर्द के मसाइल सेमीग्लूटाइड के मुकाबले में लगभग 3 गुना ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि टर्जीपाटाइड दो मुख्तलिफ रिसेप्टर्स यानी GIP और GLP-1 पर काम करती है, इसीलिए इसका असर ज्यादा ताकतवर होता है। बिल्कुल दुरुस्त। और इसी ताकतवर असर की वजह से हसास मरीज रोजे की हालत में इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। इतने बड़े खतरे को देखते हुए खास तौर पर रमजान में सेमीग्लूटाइड या टर्जीपाटाइड की माइक्रोडोजिंग एक मजबूरी बन जाती है, कोई फैशन नहीं। लेकिन वो पित्ते वाली बात, आपने पित्ते की पथरी की बात की। साइंसी उसूल ये है कि दवा की जितनी कम मिकदार जिस्म में जाएगी उसके साइड इफेक्ट्स के इम्कानात भी उतने ही कम होंगे। माइक्रोडोजिंग से वजन गिरने की रफ्तार सुस्त हो जाती है और यही सुस्त रफ्तार पित्ते को अचानक शॉक से बचाती है और पथरी बनने के खतरे को उल्टा कम कर देती है। माइक्रोडोजिंग उन मरीजों के लिए एक लाइफलाइन है जो मेयारी खुराक की वजह से इलाज ही छोड़ने का सोच रहे होते हैं। मैं फिर कहूंगी कि हम एक मुतबादिल हिकमत अमली को नजरअंदाज कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में मंजूर शुदा है। हम खुराक को कम किए बगैर महज इंजेक्शन का वक्त बदल कर ये तमाम मसाइल हल कर सकते हैं। मैंने पहले इफ्तार की बात की थी, अब सहरी को देखें। सहरी में क्या फायदा होगा? रहता है जिसे हम सेटाइटी कहते हैं। उसे भूख नहीं सताती, उसका एनर्जी लेवल मुस्तहकम रहता है और उसका वजन भी कम होता रहता है। औकात का ये दुरुस्त तय्युन और मुनासिब हाइड्रेशन हमें माइक्रोडोजिंग जैसे तजुर्बात से मुकम्मल तौर पर बेनियाज कर देती है। सहरी के वक्त इंजेक्शन लगाने की आपकी ये दलील बहुत जबरदस्त है, लेकिन आप सिर्फ मैदे के फेल को देख रही हैं, जबकि ये अद्वियात बराह रास्त दिमाग पर भी असर करती हैं। क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि GLP-1 अद्वियात इंसानी दिमाग के उस हिस्से यानी हाइपोथैलेमस पर क्या असर डालती हैं जो प्यास को कंट्रोल करता है? जी, ये भूख और प्यास के सिग्नल्स को कम करती हैं। बिल्कुल, ये अद्वियात दिमाग में प्यास के एहसास को इस हद तक दबा देती हैं कि मरीज को प्यास लगना ही बंद हो जाती है। ये ऐसे ही है जैसे गाड़ी में पेट्रोल कम हो लेकिन फ्यूल गेज सुई को फुल दिखा रहा हो। जिन अफराद का दिमाग प्यास का सिग्नल देना ही बंद कर दे, उनके लिए आपकी ये तजवीज़ कि 3 लीटर पानी पी लें अमली तौर पर बिल्कुल नामुमकिन हो जाती है। वो जानबूझकर पानी नहीं छोड़ते, वो बस पानी पीना भूल जाते हैं। ये एक चैलेंज जरूर है, लेकिन ऐसे में सिर्फ इंजेक्शन का वक्त सहरी या इफ्तार पर कर देने से ये आसाबी मसला हल नहीं होता। इसीलिए हम एक और हिकमत अमली अपनाते हैं जिसे डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। हम रमजान के ऐन वक्त में माइक्रोडोजिंग नहीं शुरू करते, बल्कि रमजान से कई माह कबल मरीज को इंतहाई कम खुराक जैसे 0.25 मिलीग्राम टर्जीपाटाइड पर डालकर आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म को इसका आदी बनाते हैं ताकि वो रमजान तक दवा को बर्दाश्त कर सके। आपने खुद ही अपने बलाए की कमजोरी अयान कर दी। ये डिसेंसिटाइजेशन और महीनों पहले से माइक्रोडोजिंग शुरू करना, ये सब क्लिनिकल ट्रायल से साबित शुदा नहीं है। ये मुकम्मल तौर पर ऑफ लेबल प्रैक्टिस है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि इस इंतहाई कम खुराक को हासिल करने के लिए मरीजों को अक्सर कंपाउंडेड अद्वियात का सहारा लेना पड़ता है जो कि फार्मेसी में मुख्तलिफ केमिकल्स को मिलाकर बनाई जाती हैं। लेकिन वो काम तो करती हैं
ना? इन कंपाउंडेड अद्वियात का म्यार किसी भी तरह मंजूर शुदा और मुस्तनद पेंस जैसा नहीं होता। आप इलाज में एक गैर जरूरी पेचीदगी और गैर म्यारी अद्वियात का खतरा पैदा कर रहे हैं। जब हम दवा को इतनी कम मिकदार में देते हैं तो क्या हम वाकई ज़ियाबतीस या मोटापे का इलाज कर रहे हैं? नहीं, हम तो बस मरीज को जहनी तसल्ली दे रहे हैं कि वो दवाई ले रहा है, जबकि हकीकत में उसकी बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ रही होती है। अच्छा, यहाँ मैं एक और बहुत बड़ी ज़मीनी हकीकत शामिल करना चाहूँगा जिस पर हमने अभी तक गौर नहीं किया, और वो है इलाज के अखराजात या कॉस्ट डायनामिक्स। ज़ियाबेट्स का इलाज कोई चंद दिनों का कोर्स नहीं है, ये ज़िंदगी भर चलने वाला अमल है, और इन नए इंजेक्शंस का खर्चा मरीजों और उनके खानदानों पर बेपनाह माशी दबाव डालता है। अखराजात का मसला अपनी जगह, लेकिन हम कीमत के बदले म्यार पर समझौता तो नहीं कर सकते ना? ये समझौते की बात नहीं, बका की बात है। जरा मार्केट के आदाद शुमार देखें। माइक्रोडोजिंग का एक बहुत बड़ा और शायद सबसे ज्यादा अमली फायदा यह है कि इससे अखराजात में ड्रामाई कमी आती है। अगर हम कंपाउंडेड सेमाग्लुटाइड की माइक्रोडोजिंग की बात करें तो उस पर माहाना औसतन $150 से $300 खर्च होते हैं। इसके मुकाबले में ट्रिज़ेपेटाइड पर $250 से $450 खर्च आते हैं। दुरुस्त। लेकिन अगर आप ब्रांडेड और मंजूर शुदा पेंस की पूरी खुराक की बात करें तो उनकी कीमत $1000 या $1200 माहाना से भी तजावज कर जाती है। रमजान जैसे महीने में जब मरीज वैसे भी कम खा रहा होता है और उसकी कैलोरीज कम होती हैं, तो कम खुराक या मेंटेनेंस डोज पर रहने से वो अपने महंगे इंजेक्शंस को जाया होने से बचा सकता है। एक पेन जो 1 महीना चलना था वो माइक्रो डोजिंग की बदौलत 2 माह तक चल सकता है। बहुत से मरीज महज इस माशी पहलू की वजह से माइक्रो डोजिंग को एक बहुत बड़ी नेमत समझते हैं। मैं जुज़वी तौर पर मुत्तफिक हूँ कि अद्वियात महंगी हैं और हर मरीज का हक है कि वो अपने वसाइल के मुताबिक इलाज करे, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मेरा मानना है कि ये बचत दरअसल मेडिकल की दुनिया में पेनी वाइज पाउंड फूलिश की बेहतरीन मिसाल है। वो कैसे? अगर आप महीनों तक माइक्रोडोजिंग करते हैं तो आपका HbA1c खराब होना शुरू हो जाता है। ज़ियाबीतस, दिल के अमराज और मोटापे के असल खतरात अपनी जगह मंडलाते रहते हैं। आप एक सस्ती दवा खाकर या कम दवा लगाकर अगर अपना मर्ज ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो वो माहाना $400 की बचत किस काम की? इसका नतीजा कुछ अरसे बाद खुदा न खास्ता दिल के दौरे, गुर्दों के फेल होने या फालिज की सूरत में निकल सकता है, जिसके अस्पताल के अखराजात इन इंजेक्शंस की कीमत से 1000 गुना ज्यादा होंगे। तो फिर आप उन गरीब या मुतवस्सित तबके के मरीजों को क्या मुतबादिल देंगी? हमारी गाइडलाइंस इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह हैं। अगर वाकई किसी मरीज के लिए बजट का मसला दरपेश है और वो रमजान में इन महंगी अद्वियात के साइड इफेक्ट से भी खौफसदा है, तो उसके लिए ज्यादा महफूज, सस्ता और मुस्तनद रास्ता मौजूद है। हम ऐसे मरीजों को मशवरा देते हैं कि वो रमजान के महीने के लिए मेटफॉर्मिन जैसी सस्ती और इंतहाई महफूज अद्वियात पर मुंतकिल हो जाएं। मेटफॉर्मिन? जी हाँ, या फिर उनके साथ DPP-4 इनहिबिटर्स का इस्तेमाल करें। ये वो अद्वियात हैं जो हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर कम होने का खतरा भी नहीं बढ़ाती, रोजे में इंतहाई महफूज हैं और मरीज के माली वसाइल पर भी कोई बोझ नहीं डालती। हम ऑफ लेबल और गैर तस्दीक शुदा तरीकों की तशहीर क्यों करें जब हमारे पास मुस्तनद मुतबादिल मौजूद हैं? देखें, आप जिस आसानी से क्लिनिक में बैठकर मेटफॉर्मिन की तरफ जाने का मशवरा दे रही हैं, अमली फिजियोलॉजी में ये इतना सीधा और आसान नहीं है। जब एक मरीज कई माह से GLP-1 दवा पर होता है तो उसके जिस्म का पूरा मेटाबॉलिज्म, उसके हार्मोन्स, उसका लबलबा सब उस दवा के मैकेनिज्म के मुताबिक ढल चुके होते हैं। उसका वजन कम हो रहा होता है। अब अगर आप अचानक रमजान के शुरू में वो दवा बंद करके उसे मेटफॉर्मिन पर शिफ्ट कर देंगी तो जानती हैं क्या होगा? शुगर कंट्रोल में रहेगी क्योंकि मेटफॉर्मिन एक बेहतरीन दवा है। शुगर शायद किसी हद तक कंट्रोल रहे, लेकिन जिस्म में ब्लड शुगर के जबरदस्त तगय्युरात यानी फ्लक्चुएशंस पैदा होंगी। मरीज को अचानक पागलों की तरह भूख लगने लगेगी क्योंकि आपने वो दवा हटा दी है जो दिमाग को भूख रोकने का सिग्नल दे रही थी। रमजान में वैसे ही भूख उरूज पर होती है। उसका वजन तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा और यह नफसियाती तौर पर मरीज के लिए एक बहुत बड़ा धचका होता है। माइक्रोडोजिंग दरअसल इस तसलसल को टूटने नहीं देती। ये कोई जादू या तुक्का नहीं है, बल्कि ये इस दवा के मैकेनिज्म का इंतहाई होशियारी से किया गया इस्तेमाल है। हम ट्रेजरपेटाइड या सेमाग्लुटाइड को महज इतनी मिकदार में देते हैं कि जिस्म में उसकी मौजूदगी बरकरार रहे। हम रमजान में जिस्म को डिहाइड्रेशन से भी बचा लेते हैं और फिर ईद के बाद बगैर किसी मेटाबॉलिक शॉक के दोबारा मामूल की खुराक की तरफ मरहलावार वापस आ सकते हैं। ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की बेहतरीन मिसाल है। रमजान के हवाले से हमारी बुनियादी तरजीह मरीज की हिफाजत और रोजे की रूहानी और जिस्मानी तकमील है। जब आप IDF और डार जैसी आलमी तंजीमों की सिफारिशात का बगौर मुतालिया करते हैं तो वो वाज़े तौर पर कहती हैं कि अगर रमजान से कबल ही मुनासिब तरीके से खुराक का तयन कर लिया जाए तो रमजान के दौरान किसी किस्म की तब्दीली की जरूरत नहीं पड़ती। मसला उस वक्त पैदा होता है जब हम आखिरी लम्हात में दवाइयों के साथ तजुर्बात करने की कोशिश करते हैं। तजुर्बात नहीं, ये क्लिनिकल एडजस्टमेंट है। और मैं दोबारा इस बात पर जोर दूंगी कि सेमाग्लुटाइड और ट्रिज़ोपेटाइड के किसी भी मुस्तनद क्लिनिकल ट्रायल में माइक्रोडोजिंग के तवील मुद्दती असरात पर कोई भरोसामंद डेटा मौजूद नहीं है। हम महज मफरूजों की बुनियाद पर मरीज की सेहत के फैसले नहीं कर सकते। अगर कोई मरीज इतनी शदीद अलामात का शिकार है कि वो रमजान का रोजा मुस्तकिम खुराक के साथ नहीं रख सकता तो मेडिकल और इस्लामी दोनों नुक्ता नजर से ये सोचना चाहिए कि क्या उसके लिए रोजा रखना महफूज है भी या नहीं। हाई रिस्क मरीजों को तो इस्लाम ने खुद रोजा ना रखने की रुख्सत दी है। बेशक इस्लाम ने हाई रिस्क मरीजों के लिए रुख्सत रखी है, लेकिन हर वो मरीज जिसे दवाई से थोड़ी उल्टी आ रही हो वो हाई रिस्क कैटेगरी में नहीं आता। कुछ लोग महज दवाई के मुज़िर असरात से वक्ती तौर पर हसास होते हैं। एक मुआलिज के तौर पर मेरी ये कोशिश होती है कि अगर कोई शख्स पूरी अकीदत से अपना मजहबी फरीज़ा अदा करना चाहता है तो मैं उसे तिब्बी तौर पर ऐसा करने के काबिल बनाऊं, ना कि सीधा उसे रोजा छोड़ने का फतवा दे दूं। बिल्कुल, मरीज की मदद करना हमारा फर्ज है। दवा के मुज़िर असरात जिनमें शदीद मतली, मैदे का रुक जाना और प्यास का मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाना शामिल है, ये सिर्फ मफरूज़े नहीं है। ये मेरी और आपकी क्लिनिक की रोजमर्रा की ठोस हकीकतें हैं जो रोजे की हालत में वाकई जानलेवा साबित हो सकती हैं। यही वजह है कि इनफरादी सतह पर दवा की मिकदार को कम करना मरीज की जिंदगी और उसके रोजे दोनों को महफूज बनाता है। चलें, ये वाकई एक इंतहाई अहम और गहरी बहस रही है।
اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی آج کی گفتگو کو سمیٹیں۔ میرے نزدیک آج کی اس تفصیلی بحث اور شواہد سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ بین الاقوامی ہدایات کی روشنی میں رمضان کے دوران GLP-1 ادویات کا محفوظ ترین اور مؤثر ترین طریقہ یہ ہے کہ ایک مستحکم خوراک کو ہی برقرار رکھا جائے۔ اس خوراک کا تعین رمضان سے کم از کم 4 ہفتے قبل کر لینا چاہیے۔ رمضان کے دوران انجیکشن کو افطار کے بعد لگانا تاکہ معدے میں بفر موجود ہو اور سحری تک پانی اور الیکٹرولائٹس کی وافر مقدار کو یقینی بنانا ہی بہترین طبی نتائج فراہم کرتا ہے۔ ذیابیطیز کے مکمل فوائد اور وزن میں کمی کو حاصل کرنے کے لیے دوا کو اس کی منظور شدہ حد تک استعمال کرنا ناگزیر ہے۔ مائکرو ڈوزنگ کے وقتی فائدے طویل مدتی نقصانات کا ازالہ نہیں کر سکتے۔ اور میری طرف سے آج کی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ کلینکل ہدایات اپنی جگہ بے حد اہمیت رکھتی ہیں، لیکن انسانی جسم کوئی مشین نہیں ہے۔ ہر انسان کی سینسٹیوٹی مختلف ہوتی ہے۔ ہم معدے کے شدید مسائل اور رمضان کے دوران ڈی ہائیڈریشن کے باعث گردوں کے ناکارہ ہونے کے واضح خطرے کو محض گائیڈ لائنز کے نام پر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ان حساس مریضوں کے لیے ادویات کی مائکرو ڈوزنگ یعنی انتہائی کم خوراک کا استعمال اور دوا کو برداشت کرنے کی عملی حکمت عملیہ ایک انتہائی اہم اور حقیقت پسندانہ متبادل ہے۔ اس سے مریض میٹابولک شوک سے بچتے ہوئے محفوظ طریقے سے اپنا روزہ بھی مکمل کر پاتا ہے۔ اس تمام تر علمی اختلاف کے باوجود ہم دونوں کم از کم اس بات پر پوری طرح متفق ہیں کہ رمضان جیسے منفرد مہینے میں مریض کی انفرادی حالت اور خطرات کے پیش نظر فیصلہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ان ادویات کے استعمال میں مزید تحقیق کی گنجائش یقیناً موجود ہے۔ سامعین کے لیے ہمارا مشورہ یہی ہے کہ وہ اپنے معالجین سے تفصیلی کاؤنسلنگ لیں، اور اگر آپ اس پیچیدہ موضوع پر مزید مستند طبی رہنمائی اور کلینکل تجربات پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم ایک بار پھر معروف ماہر ذیابیطس ڈاکٹر محمد عرفان صافی کی ویب سائٹ diabeteswala.pk کی طرف رجوع کرنے کی بھرپور سفارش کریں گے، جہاں ایسے معاملات پر تفصیلی مضامین موجود ہیں۔ بالکل، کوئی بھی ایک طریقہ ہر مریض کے لیے حرف آخر نہیں ہو سکتا۔ ہم سامعین کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آج کے ان شواہد اور دلائل کی بنیاد پر خود غور کریں، اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ مل کر اپنے لیے بہترین لائحہ عمل مرتب کریں اور خود نتیجہ آخذ کریں۔ آپ کے وقت اور اس مفید علمی تبادلے کا بہت شکریہ۔ سامعین، دا ڈیبیٹ سننے کا شکریہ۔ خدا حافظ۔